हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सार्थी जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से, वो सभी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे होंगे वो डायरेक्ट ही पूछे जा रहे होंगे। अगर आपको आते हैं तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स को छोड़ने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसकी, है ना। क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए एंड फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपका काम बन रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट 1 में आपके पास कुछ एलॉय दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में बताया गया है वो एलॉय किस किस से फॉर्म हुआ है, तो आपको उन्हीं की मैचिंग करनी है। तो रही बात ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज में आपके पास कॉपर एंड टिन होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन होता है। ब्रॉस सही ब्रॉस नहीं ब्रास, ब्रास में आपके पास कॉपर एंड जिंक होता है। इन दोनों का अदला बदली हो रही होती है, ठीक है, टिन एंड जिंक। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, है ना, फोर्थ ही तो है। ए का हो जाएगा फोर्थ और बी का हो जाएगा थर्ड। और यूके सिल्वर कॉइन में सिल्वर नहीं बल्कि कॉपर एंड निकेल होता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, कॉपर एंड निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड कार्बन हो रहा होता है, दैट मीन सेकेंड, ठीक है। अब ऐसा होता है, अब हम क्या बताएं, कुछ लॉजिक बता सकते हैं, कुछ फॉर्मूला नहीं, ऐसा ही होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ये 4312 4312 ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बोले तो K2MnO4 आपको प्रोड्यूस करना है, सॉरी K2 नहीं KMnO4, है ना। इसी को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि यहाँ पर का मतलब हो जाता है सिंगल, तो सिंगल आना चाहिए, है ना। सिंगल आना चाहिए। MnO4 निगेटिव आएगा जब आप पोटेशियम को बाहर कर देंगे। बताओ तुम्हारे साथ पर लगाऊं या ना लगाऊं। From MnO2 involves two-step process in which the first step is a reaction with KOH and KNO3 to produce। अच्छा तो क्या बनेगा देखिए, तो आपके पास MnO2 है, पहले MnO2 है, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं KOH along with KNO3 आपको दिया गया है, तो आपको बन रहा होगा पोटेशियम मैग्नेट। बोले तो K2MnO4 क्या है ये, पोटेशियम मैग्नेट। इसका आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कालाइन सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन इन एल्कालाइन सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन इन एल्कालाइन सॉल्यूशन, है ना। तब जाकर के आपको आपका प्रोडक्ट दैट इज MnO4 निगेटिव लिखना चाहें या फिर आप KMnO4 लिख लीजिए। KMnO4 आपका प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। यही आपसे बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है बीच में, क्या लिखा गया है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स टू स्टेप प्रोसेस इन व्हिच द फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विद KOH। हाँ तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो गई। इसमें पूछा जा रहा है फिर क्या बनता है, ये बनता है K2MnO4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है ना। हाँ समझ जाना, यहाँ पर पहला स्टेप में K2MnO4 बनेगा, लास्ट स्टेप में जाकर के आप KMnO4 बन रहा होगा। प्रिपरेशन करना है पोटेशियम परमैंगनेट का, बट ये 2 स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको बन रहा होता है, पहले स्टेप में आपको बन रहा होगा पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4, राइट। हाँ तो सेकंड नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नियोबियम एंड रुथेनियम हैव x एंड y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स, द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो आपसे x प्लस y पूछा गया है। एट द एंड आपको दोनों ही एलिमेंट्स में से, हाँ दोनों ही एलिमेंट में 4d ऑर्बिटल्स के में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको बताना है ना। तो बात कर लेते हैं हम नियोबियम की। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं पूछी गई है, कई बार पूछी जाती है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है ना वहाँ पर, इसलिए, है ना। तो नियोबियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 41। अरे हाँ या ना, 41 होता है, ठीक है। तो 41 होता है यानी कि क्रिप्टन आ रही होगी आर्गन गैस, और इसमें 36 इलेक्ट्रॉन चले जाने वाले हैं। अब बचेंगे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बचेंगे, तो 5s1 होता है यहाँ पर, है ना। 4d4 हो रहा होगा एंड 5s1 होता है, ठीक है। 4d4 क्यों नहीं, एक सेकेंड, क्रिप्टन ऐसे करते हैं, है ना। और अब हो रहा होगा यहाँ पर 4d4 एंड 5s1, क्योंकि 36 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें जा चुके हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, उसी को इसने x बोला है, तो x इक्वल टू यहाँ पर 4 हो रहा होगा, है। x का कुछ और मतलब होता है क्या। यहाँ पर देखते हैं रुथेनियम की बात कर रहे होंगे। रुथेनियम, इसका जो क्या होता है, रुथेनियम, हाँ सही तो है, रुथेनियम Ru, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 44, है ना। तो 44 एटॉमिक नंबर हो रहा होगा, यानी कि एक बार फिर से आप क्रिप्टन को ही लेकर आने वाले हैं। 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा चुके हैं, अब बचे हैं कितने, 36 जा चुके हैं, यानी कि 4 4 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, यहाँ पर भी 5s1 ही होगा, 5s1 ही होगा। तो बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन्स 4d ऑर्बिटल में आ रहे होंगे, दैट इज 7, है ना।
तो y इज इक्वल टू 7 यहाँ पर होगा होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो रहा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि कुछ कुछ केसेस में आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया, देखिए आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शनल चीज़ों के बारे में ही पूछा जा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि जनरल चीज़ों के बारे में पूछा नहीं जा सकता, बट थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है उनका, है ना, कि यहीं पर गलती करवा सकते हैं वो। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए 11 आपका सही आंसर हो रहा होगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सेट ऑफ आयंस एक्वा सॉल्यूशंस विद सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपसे यहाँ पर कई सारे आयंस दिए हुए, आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा है जिसमें सेम कलर रहने वाला है इन तीनों का। ठीक है, तो अगर आपने कलर्स वगैरह याद नहीं करे हैं तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहां पर बैठकर आप बताइए क्या बताएंगे, Cr2 पॉजिटिव में कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको इसका कलर पता चल जाएगा, नहीं लगा सकते ना। हाँ, और ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। कलर्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस आयंस इन 3D सीरीज। अरे हाँ ना, एक्वस आयंस इन 3D सीरीज में कौन सा कलर होता है इसके बारे में आपको बताया गया है कलरिंग कंपाउंड्स वाली वीडियो में, है ना। कलरिंग कंपाउंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सिलेबस में जितने भी कलर्स हैं आपको सारे कंप्लीट कराए गए हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं कलरिंग कंपाउंड्स बाय केमिस्ट्री सारथी, तो आपको हमारा वीडियो मिल रहा होगा। एंड वहाँ पर पीपीटी हो, चाहे गैसेस हो, चाहे किसी भी प्रकार के एक्वस आयंस हो या ऑक्साइड वगैरह हो, सारे के सभी के कलर्स आपको बताए गए हैं, पीपीटी वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से। यहाँ पर फिलहाल हम एक्वस आयंस का स्क्रीनशॉट लेकर के आए हुए हैं, है ना। देखिए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का कलर कैसा होता है, कलरलेस, ये कलरलेस है। और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव यहाँ पर मैंने बताया हुआ था आपको, हम लिखने का भूल गए हैं और स्क्रीनशॉट थोड़ा पहले का ले लिया गया है, ये बाद में आपको बताया गया था। टाइटेनियम पर्पल कलर का होता है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, सॉरी टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का पर्पल कलर का होने वाला है, और मैंने पर्पल कलर से ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव तो कलरलेस हो गया और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव पर्पल हो गया, तो ये बात आपकी गलत आएगी कि हमें तीनों सेम चाहिए। क्रोमियम 2 पॉजिटिव कैसा है क्रोमियम 2 पॉजिटिव कहाँ पर है, ये देखिए क्रोमियम 2 पॉजिटिव आपका ब्लू कलर का रहने वाला है। ऑल राइट, अब उसको देख लेते हैं, किसको, नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, पीछे आगे आगे ये वनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीज 3 पॉजिटिव। वनेडियम 2 पॉजिटिव देखिए यहीं पर है, वनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, कैसा है, वॉयलेट कलर, वायलेट कलर, इन तीनों का कलर कैसा है, वायलेट। दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा होगा क्योंकि इन तीनों के ही कलर सेम है, वनेडियम 2 पॉजिटिव हो, क्रोमियम 3 पॉजिटिव हो, Mn3 पॉजिटिव हो। ठीक है, वायलेट कलर ही आपको मिलने वाला है एक्वा साइंस के तौर पर, है ना। आगे देख लेते हैं टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वनेडियम 4 पॉजिटिव। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव बोले तो कलरलेस, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव बोले तो कलरलेस, वनेडियम 4 पॉजिटिव बोले तो ब्लू कलर, अरे है ना, यस। Mn2 प्लस बोले तो पिंक कलर, ओहो ये है तुम्हारा फेवरेट कलर, तुम्हारी चाहत है, मतलब पिंक कलर तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद है बताओ। आजकल सुनने में आ रहा है कि लड़कों का भी फेवरेट कलर पिंक ही हो चुका है। Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, ये पिंक कलर होता है, जो मन को भा जाए वो पिंक कलर, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो तीनों ही डिफरेंट हैं। Zn2 प्लस, वनेडियम 3 प्लस, Zn2 प्लस है क्या, ये देखिए ऊपर है Zn2 प्लस कलरलेस, है ना, सारी चीज़ बताई गई हैं आपको। Zn2 प्लस कलरलेस है, वनेडियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। वनेडियम 3 पॉजिटिव कहाँ पर है, होना तो चाहिए यार, हाँ ये देखिए वनेडियम 3 पॉजिटिव ग्रीन होगा, आयरन 3 पॉजिटिव कहाँ पर है, ये देखो आयरन 2 पॉजिटिव होता है ग्रीन कलर का, आयरन 3 पॉजिटिव किसी और कलर का हो रहा होगा, और ये लिखा हुआ है येलो कलर। ठीक है, अच्छे से देखिए कोई भी गलती ना होने पाए। Fe2 पॉजिटिव यानी कि ग्रीन, Fe3 पॉजिटिव दैट मीन्स येलो हो रहा होगा, वनेडियम 3 पॉजिटिव यानी कि ग्रीन, वनेडियम 2 पॉजिटिव है तो वायलेट, वनेडियम 4 पॉजिटिव है तो फिर ग्रीन, है ना, सॉरी ब्लू, ये ग्रीन कहाँ लिखा है, ब्लू लिखा हुआ है, आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखें। क्रोमियम 2 पॉजिटिव तो ब्लू, 3 पॉजिटिव तो वायलेट, है ना, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास करें, आपको याद हो रहा होगा। और जो मन को भा जाए वो तो पिंक कलर है ही, और ये तुम कहाँ ही भूलोगे हैं, ये तो तुम नहीं भूलोगे, पता है मुझे इस बात को। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बट हाँ कलर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा एज ले पा रहे होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जा रहे होते हैं, है ना, क्योंकि भैया ये वाले क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, हाँ कोई नहीं फंसेगा इसमें, इसमें लोग फंस रहे होंगे, तो आप एक्स्ट्रा एज लेने की कोशिश करें उनसे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClS3। ClS3 का जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें पूछा गया है, उसमें कहा गया है आपसे n नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड उसी n को देखना है कि कितने, अच्छा वही n नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए ClS3 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे बनाते हैं हम 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए मैंने, और 3 बॉन्डिंग बिजी हो चुके हैं, F F F, तो ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होने वाले हैं। और रही बात स्ट्रक्चर की, चलिए वो भी हम लगे हाथ आपको बना ही देते हैं। क्लोरीन को ऐसे बनाएंगे, फ्लोरीन ऐसे, ऐसे फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, ये ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी अभी आपके पास 2 लोन पेयर हैं और वो रिपल कर रहे होंगे, ठीक है, तो इनको ऐसे कर देंगे, दैट मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन में आपके पास 2 लोन पेयर हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2 होने वाला है। ठीक है, अब ये सभी में देखिए कहाँ कहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 2 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलने वाले हैं, है ना।
तो वनेडियम 3 पॉजिटिव, साइंस टीचर वेरी, दैट मीन्स 3d3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी 3d2 होगा क्योंकि यहाँ पर वनेडियम 3 पॉजिटिव है ना। 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा होगा, तो n इक्वल टू 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहने वाले हैं। और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो आपके पास 3d1 होने वाला है। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 22, बोले तो 4s2 3d2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा होगा। अभी आपको करना है टी यानी कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं भी आपको, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, दैट मीन्स 3d1 आपको पास निकल करके आने वाला। तो 3d1 यानी कि n इक्वल टू 1 आपको, अब एक है तो वही अनपेयर्ड रहेगा ना, जो सिंगल आदमी वो कहाँ से पेयरिंग कर पाएगा है। तो सी यानी कि कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद होना चाहिए, एक्सेप्शनल होता है, क्या होता है 4s1 3d10, यहाँ पर s ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर में भी एंड क्रोमियम में भी। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो 4s0 हो जाएगा एंड 3d9 हो रहा होगा, अगर आप बात कॉपर 2 पॉजिटिव की कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी आप फिलिंग करके देखिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, किसी भी तरीके से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ पर मैं 3d9 कर देता हूँ, n इक्वल टू 1 कर दूंगा, है ना। Ni2 पॉजिटिव, बोले तो 3d8 है ना, 3d8। अब देखिए यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, ध्यान से देखिए यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 अलग यानी कि इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। ये कर दिया मैंने किसका Ni2 पॉजिटिव का, तो यहाँ पर इसको दैट मीन्स n इक्वल टू 2 हो रहा होगा इन केस ऑफ Ni2 पॉजिटिव, को हटा देते हैं, अदरवाइज आप कॉपर से कंफ्यूज कर जाएंगे, n इक्वल टू 2 हो रहा होगा। नाउ टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का मतलब था 3d1 और टाइटेनियम 2 पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा 3d2, तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 आ रहे होंगे, तो कहाँ कहाँ पर 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ए में है, डी में है और ई में है ना। ए डी ई कोई है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको बिल्कुल सही हो रहा होगा। क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट टफ नहीं बोलेंगे आप इसको, ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, और ये बातें मैंने आपको कई बार बता रखी हैं, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। हाँ इक्वेटोरियल पोजीशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों पेयर्स आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में ही नजर आने वाले हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, the amphoteric oxide among V2O3, V2O4 and V2O5 upon reaction with alkali leads to formation of an oxide anion। तो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वनेडियम पूछी गई उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन एनायन की। तो पहली बात तो करिए आप V2O3, एम्फोटेरिक के लिए मैंने आपको 2 निमोनिक्स याद कराई हुई हैं, क्या जान सुनोबे आलिया पब गई, ठीक है, यहाँ पर आपको वनेडियम नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी निमोनिक क्या है, आज फिर सब कार वेंटो तेरा, आज फिर सब कार वेंटो, वेंटो का मतलब क्या है, वनेडियम पर अगर 5 पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो रही होगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने वाली है अगर आपके पास वनेडियम पर 5 पॉजिटिव है। कैसे बता दिया मैंने 5 पॉजिटिव, जब मैं जो मैंने निमोनिक बोली सेकेंड वाली, आज फिर सब कार वेंटो तेरा, इसमें जैसे आप कार है, ये होता है कार, तो क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि CAR 3 अल्फाबेट है यहाँ पर, 3 पॉजिटिव होना चाहिए, VENTO यानी कि 5 अल्फाबेट है, तो वनेडियम के ऊपर 5 पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल पा रहे होंगे। वनेडियम 3 पॉजिटिव, वनेडियम 2 पॉजिटिव केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ सही बात है। और हाँ V2O3 ये क्रिस क्रॉस करिए, वनेडियम पर 3 पॉजिटिव जा रहा होगा, दैट मीन्स ये आपका बेसिक हो रहा होगा। और बात करेंगे V2O4 की, तो ये भी आपका एम्फोटेरिक ही है, कैसे है मैं बताता हूँ भी। V2O4 भी आपका एम्फोटेरिक है एंड V2O5 भी आपका एम्फोटेरिक है, तो भी मैंने बता दिया ये क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, ठीक है, ये तो हो जाएगा एम्फोटेरिक। और ऊपर वाला कैसे, देखिए जो आपको वनेडियम होता है क्या है, वो मेटल है ना, मैंने आपसे बता रखा है क्या, मेटल की +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, तो इसका मतलब वो बेसिक ऑक्साइड हो रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले वाले को बहुत जल्दी बेसिक बोल दिया था, है ना, बेसिक ऑक्साइड हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप निकालेंगे वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आ रही होगी, और अगर मेटल की +4 आने वाली है दैट मीन्स एम्फोटेरिक, है ना, दैट मीन्स एम्फोटेरिक, और +5 +6 +7 का मतलब हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अरे हाँ है ना, ये बातें आपको नहीं बताएं तो पता हो रख लेनी है। ऑक्साइड वाली वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर हर एक चीज़, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक। बट जो आपसे कहा गया है ये एल्कली के साथ रिएक्शन करनी चाहिए, तो एल्कली के साथ सिर्फ और सिर्फ यही वाला रिएक्शन कर रहा होगा V2O5, एल्कली के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको ऑक्साइड एनायन बनने वाला है। तो बनाते हैं, V2O5 की रिएक्शन अगर आप करने वाले हैं एल्कली के साथ, तो आपको VO4 3 निगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा होगा। और अगर आप चाहें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की बात, तो देख लीजिए थोड़ा सा, V2O5 है एल्कली, बोले तो OH नेगेटिव मिल रहा होगा, अरे हाँ है ना, NaOH लेकर आइए, कुछ भी लेकर आइए, आपको OH नेगेटिव मिलने वाला है यहाँ से, तो ये तोड़ देगा इसको, किसमें, स्टेबल वाटर सॉल्युबल में तोड़ देता है, क्योंकि देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्साइड एनायन था, तो स्टेबल
एनाइन में तोड़ देने वाला है तो आपको वो VO4 3 निगेटिव ही हो रहा होगा, एंड यहाँ पर आपको H2O यानी कि पानी निकल जाएगा, है ना। वो तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ये आपका एसिडिक, ये आपका एम्फोटेरिक है, और ये क्या है, OH निगेटिव होगा ना, OH निगेटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी गई है ना। वैनेडियम की X मान लीजिए, आयरन की ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है, इंटू 4 करेंगे आप, इक्वल टू -3 है, तो x इक्वल टू 4 दूनी 8 इधर जाएगा तो +5 हो रहा होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा पूछा गया है आपसे, ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। इन तीनों में से आपको देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, एंड फिर आपसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया गया है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर Mn2O3 की होने वाली है। Mn2O3 की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होने वाली है, कितनी होती है, +1.77, ये होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना। और इधर जाते हुए जनरली बोल सकते हैं आप बढ़ती है, बट कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी हो रही होती है वहाँ पे, है ना। तो जनरली आप बोल सकते हैं इधर जाते हुए लेफ्ट राइट जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही होती है, बट ये जनरल है ना। तो फिलहाल आपसे स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, तो इतना आएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे आप तो Mn3 पॉजिटिव आ रहा होगा। अरे जानते हैं ना क्रिस क्रॉस क्या बोल रहे हैं हम, ये Mn2O3 ऐसे होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव वाला आगे रहता है और निगेटिव वाला पीछे रहता है, और ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ पर ऐसे आता है। Mn3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 इधर जाकर के निगेटिव हो जाने वाला है, O2 निगेटिव हो जाने वाला है। इस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और Mn पर 3 पॉजिटिव है, और इसको आप क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी कि ये वाला चार्ज इसको दे दीजिए और ये वाला इसको दे दीजिए। देख पा रहे हैं ना, Mn2 आ गया है और ये O3 आ चुका है। ऐसे होता है क्रिस क्रॉस, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा आई थिंक। तो Mn3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो रही होगी इसकी, 3d4, क्योंकि Mn मैग्नीज की क्या होती है, 4s2 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, एक 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, तो 3d4 हो रहा होगा, ठीक है। और 3d4 हो रहा होगा तो 4 के चारों अनपेयर्ड रहने वाले हैं, 4 के चारों अगर अनपेयर्ड रहने वाले हैं 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 नजर आने वाली है, नहीं यकीन आता, क्योंकि एट द एंड इसको जब निकालेंगे तो 4.9 आएगी, 4.9 आएगी, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 5 के लगभग लिख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 5 होगा। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप उसमें वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा, हालांकि आपको फार्मूला तो पता ही होगा, ये n+2, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखिए, ये 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 × 5 35, अंडर रूट 35 की वैल्यू 4.9 के समथिंग हो रही होगी, ठीक है। नहीं 5 के 4 रखेंगे ना यहाँ पर, 4. हाँ 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ पर 4 × 2 4 + 2 6 हो रहा होगा, 6 × 4 24, अंडर रूट 24 की वैल्यू 4.9 की समथिंग आने वाली है। दैट मीन्स आप इसको 5 लिख पा रहे होंगे, है ना। ना मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा K2Cr2O7 की रिएक्शन आप कराने वाले हैं KOH के साथ, देन ए बन रहा है, देन H2SO4 यानी कि एसिडिक के साथ, तो बी बन रहा है अलॉन्ग विद K2SO4, तो आपसे ए एंड बी पूछ लिया गया है। तो K2CrO4 लिखिए, सॉरी K2Cr2O7 है, इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं KOH के साथ। इतना भैया बड़ा एरो नहीं बनाना होता है, KOH के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर K2CrO4 बनता हुआ नजर आ रहा होगा, K2CrO4 बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये रिएक्शन नहीं है, मैंने डी एंड एफ ब्लॉक वाले रीजनरेटिव देखिए, वहाँ पर मैंने चीख कर नहीं बताया हुआ है, हाँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। भले ही वहाँ पर मैंने K2 को नहीं हटाया था, K2 नहीं बनाया था, वहाँ पर मैंने ऐसे बता दिया होगा आपको Cr2O7 2 निगेटिव गिव्स आउट Cr O4 निगेटिव। क्यों बताया था मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पर आपको Na भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। हाँ फिलहाल यहाँ पर K2 की बात चली तो K2 की बात रखेंगे। एक सर थे हमारे, उनका भैया नाम था K2 नाम नहीं था उनका, बच्चों ने रखा था, क्योंकि उनके लैपटॉप में एक बार K2 नाम का फोल्डर देख लिया गया था, इसलिए। अब यहाँ पर H2SO4 बोले तो एसिड, ठीक है। तो जब भी आप CrO4 निगेटिव की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं, CrO4 निगेटिव की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एसिड के साथ, तो आपको वापस से Cr2O7 2 निगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये क्या था यहाँ पर बेस, H+ से ये जाएगा और OH निगेटिव आप दे देंगे तो वापस ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको रट लेना है, क्या कर लेना है, रट लेना है आपको, ठीक है। ये आपको बताया है मैंने। तो K2CrO4 है, एसिड है, दैट मीन्स K2Cr2O7 हो रहा होगा, K2Cr2O7 हो रहा होगा। अलॉन्ग विद K2SO4 भी बनता है, अलॉन्ग विद K2SO4 भी बनता है, यही आपको दिया हुआ है। बी आपसे पूछा गया है, तो ये रहा बी, और ये रहा हमारा प्यारा ए। K2CrO4 कहाँ है, ये K2CrO4, बट ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। K2CrO4 K2Cr2O7, और यहाँ पर 2 निगेटिव होगा यार, सिंगल निगेटिव नहीं होगा,
टू निगेटिव होगा ना, CrO4 टू निगेटिव, और यहाँ पर Cr2O7 टू निगेटिव, ठीक है। और कहीं गलती तो नहीं करी मैंने, क्योंकि यहाँ पर से अभी सी बात है, दो पोटेशियम को आप बाहर लेकर जाएंगे तो टू पॉजिटिव लेकर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर टू निगेटिव छोड़ कर जाने वाला है ना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हैं, बट कुछ ज़्यादा बढ़िया वाले होते हैं, कुछ कम वाले होते हैं, है ना। K2Cr2O7 की बात कर रहे होंगे यहाँ पर हम, और KMnO4 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ए में जो लिखा हुआ है, यानी कि आई निगेटिव से I2 में कौन कौन कन्वर्ट कर देगा, देखिए दोनों ही कर देंगे। आई निगेटिव से I2 में K2Cr2O7 भी कर देगा एंड KMnO4 भी कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, बी। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो S2 निगेटिव से S, यानी कि दोनों ही ये K2Cr2 होगा ना यहाँ पर, अरे यार K2Cr2 होगा ना यहाँ पर, Cr2O7, हाँ अब लगा है। अच्छा, तो कुछ लग रहा था कुछ छोटा छोटा सा है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे दोनों ही, तो H2 निगेटिव को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर पाएगा, सल्फाइड से सल्फर तक कौन पहुंचा पाएगा, दोनों ही पहुंचा देंगे, K2Cr2O7 हो चाहे KMnO4 हो, दोनों ही पहुंचा देने वाले हैं। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव तक यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है, तो यस दोनों ही करवा देंगे, ये भी करवा देगा, ये भी करवा देगा। अब आता है खेल यहाँ पर, आई निगेटिव से IO3 निगेटिव तक लाना है। यहाँ पर I2 पर क्या है, 0, यहाँ पर आई निगेटिव से IO3 निगेटिव, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर आपके पास 5 है, +5, तो -1 से +5 लाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अरे हाँ, है ना, यहाँ पर -1 से 0 लाना था तो बहुत फर्क था नहीं, बट यहाँ से -1 से 5 लाना है। -1 से पहले 0 आएगा, +1 +2 +3 +4 +5, अरे भाई बहुत आगे है। इसका मतलब K2Cr2O7 नहीं करवा पाएगा, KMnO4 ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा है जो करवा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और यही समस्या यहाँ पर भी है। H2O3 टू निगेटिव को लेकर के आना है, SO4 टू निगेटिव में, दैट इज ये वाला नहीं करवा पाएगा, ये करवा रहा होगा, ठीक है। एनी इशू, थायोसल्फेट से अगर आपको सल्फेट में आना है तो आपको K2Cr2O7 नहीं बल्कि KMnO4 चाहिए। और आपसे पूछा गया था ऐसा कौन है जो दोनों, कहाँ पर बोथ शब्द कहीं पर लिखा, तो हाँ ये देखिए कैरिड आउट बाय बोथ, यानी कि ABC सिर्फ और सिर्फ सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो रहा होगा। डी एंड ई होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ KMnO4 ही करवाएगा, K2Cr2O7 की औकात नहीं है कि इनको ये कन्वर्ट कर दे, आई निगेटिव को IO3 निगेटिव में और थायोसल्फेट को सल्फेट में, है ना। तो जो कर सकता है उसको याद करिए, आपका काम बन रहा होगा, ये बातें भी आपको बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स दैट आर येलो इन कलर। येलो इन कलर, ऐसा कौन है जो उसमें येलो कलर का रहने वाला है। देखिए AH2S3 और AH2S5, ये तो आपके येलो कलर में ही रहने वाले हैं, है ना। तो येलो कलर को येलो सही लिखा जाए, येलो कलर, ये भी येलो, क्या बात है सर, ये आपने नहीं करवाए क्या, करवाए हैं भैया, करवाए हैं, मैंने ये भी करवाए हुए हैं। और ये तो होता है ब्लैक कलर का, है ना, तो ब्लैक कलर का है तो व्हाइट कलर से लिखा जाएगा, PBS ब्लैक कलर का है ना, ब्लैक, PBS इज ब्लैक इन कलर, और CUS भी आपका ब्लैक ही हो रहा होता है, CUS भी आपका ब्लैक ही हो रहा होता है। और ऑप्शन की तरफ आप देखिए, डी एंड ई, अच्छा यहाँ पर यानी कि ए भी आपको पता होना चाहिए, मुझे लगा था ए आपको नहीं पता होना चाहिए, तो ये तो भैया होता है कलरलेस, है ना, इसका कोई भी कलर वगैरह होता ही नहीं है। तो आपसे पूछा गया था येलो, येलो कौन कौन से हैं, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, ठीक है। कलर से याद करिए, आपसे देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 10 में से 2 क्वेश्चन आपको कलर के ऊपर ही पूछे गए, नहीं याद है तो फिर वो नहीं होगा नहीं भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, द मोलर मास ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, formed from the fusion of chromite ore, that is FeCr2O4 with NO2CO3 in presence of O2, यानी कि in presence of oxygen। तो देखिए क्या होने वाला है, आप यहाँ पर लिख रहिए FeC2O4, है ना, FeCr2O4 है, C2O4 नहीं, FeCr2O4 है आपके पास, ठीक है। दैट मीन्स क्रोमाइट ओर, लिखा भी है क्रोमाइट ओर, इसकी रिएक्शन आप बनवाने वाले हैं Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ, और साथ में आपको ऑक्सीजन भी देना है। तो आपको जो बन रहा होता है ना, जो मतलब मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है Na, क्योंकि देखिए Na आप यहाँ पर लेकर आए हैं, देखिए आप पहले बता दें मैं आपको, ये और है आपके पास, है ना, तो FeCr2O4 होता है, इसमें पहले आप Na के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको Na2Cr2O4 मिल रहा होता है, Na2Cr2O4 मिल रहा होता है, उसके बाद आप इन चीज़ों को अलग कर पा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि Na2Cr2O4 यहाँ पर मिल जाएगा CrO4, और उसके साथ में आपको मिल रहा होगा Fe2O3, और आपने ऑक्सीजन लिया है तो CO2 मिल जाएगा। खास बात क्या है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, बट ये हो जाता है वाटर सॉल्युबल, ये होता है वाटर सॉल्युबल, आपसे पूछा गया है वाटर इनसॉल्युबल,
तो कौन होगा, ये होगा आपका वाटर इनसॉल्युबल Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर इनसॉल्युबल पूछा गया था। तो आपसे इसका मोलर मास पूछा गया है ना, और आपको यहाँ पर आयरन का दिया भी नहीं गया है, तो पता होना चाहिए भैया आयरन का, है ना। Fe2O3 हो जाएगा, आयरन का कितना होता है 56, 56 इंटू 2 करेंगे प्लस 16 इंटू 3 करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो कितना आएगा 56 दूनी 112 और 48, 12 48 60, है ना, 160 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो 160 आप यहाँ पर लिख पा रहे होंगे करेक्ट आंसर के लिए। आपको याद रखना है कि आपका मेन प्रोडक्ट होता है, अच्छी बात है, बट ये वाटर सॉल्युबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, Na2CO3, यस सही बात है, Na2CO3 होगा और Na2CrO4 यहाँ पर बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लैंथेनाइड्स। देखिए एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, और कौन सा है ये, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे जाते हैं लगातार, है ना। तो EU2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम सबसे पहले EU2 पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसके एटॉमिक नंबर, तो इसका कितना होता है 63, है ना। क्या होता है, ला सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हो गया, ला सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हो गया, ठीक है, यूं गदगद तब्दील हो गया, अभी हो जाएगा, है ना, यूं गदगद GD तब, सही तो है, बिल्कुल सही होना चाहिए। और आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 57 आ रहा होगा, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। देखिए EU पर क्या आया है 63, और इसका 64 हो रहा होगा, इसका 65 हो रहा होगा, आगे का देख लीजिएगा आप, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, इसको येलो से लिखते हैं। यूरोपियम, ये क्या होता है, EU 63, है ना, 63 और 64 एटॉमिक नंबर लिखा जा रहा है, एक बार फिर से 63। TB यानी कि TB 65, 65 और SM समैरियम यानी कि 62, ठीक है। ये तो एटॉमिक नंबर हो गए। अब आपको इनका लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सबसे पहले तो जिनॉन सभी में लिख देना है ना, जिनॉन आप मान सकते हैं जिनॉन जा चुका है, ठीक है, बार बार लिखेंगे यार घिचपिच सी हो जाएगी। जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर जिनॉन को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, जिनॉन 36 + 18 54, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। और आपको यहाँ पर EU2 पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 63 मैंने लिखा जरूर है, बट यहाँ पर EU2 पॉजिटिव होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर जा चुके हैं, दैट मींस यहाँ पर 61 होने वाला है, और 54 यहाँ पर जा चुके हैं, यानी कि बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं वो F ऑर्बिटल में रहने वाले हैं, यानी कि 4s1 और 6s0 हो रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छी तरीके से देखिए, है ना, आपको याद कराया हुआ मैंने, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा, फंस जाएंगे, ठीक है। जिनॉन ऑलरेडी यहाँ पर जा चुका है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो 4f7 होगा, 5d0 हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर गैडोलियम 3 पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को आबाद किया गया है, तो सभी में 0 हो जाएगा, ठीक है। 5d यहाँ पर होने वाला है, 5d0 और 6s0 भी होने वाला है, 4f7 ही हो रहा होगा। EU3 पॉजिटिव, यहाँ पर EU2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव, यानी कि 4f7 से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4f6 और 6 ये 0 हटा देते हैं यार, है ना, फालतू में लग रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। TB3 पॉजिटिव कितना होता है 65, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ चुके हैं, यानी कि 62 बचेंगे, 62 बचेंगे, 54 यहाँ पर, यानी कि 8 बचे हुए हैं, 8 बचे हुए हैं, तो 4f8 आप यहाँ पर कर रहे होंगे, 8वें इलेक्ट्रॉन आपके F ऑर्बिटल में हो रहे होंगे। SM2 पॉजिटिव यानी कि समैरियम, तो इसका आप निकालेंगे तो आपको 4f6 नजर आने वाला है। 65 हैं, 2 जा चुके हैं, 60 बचेंगे, और 6 यहाँ 6 बचेंगे 54 जाने के बाद, तो 4f6 होने वाला है। आपसे पूछा गया था 4f7, ये रहा और कोई नहीं रहा, यानी कि A और B सही होगा, A और B ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, इसी में आपके पास F7 कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है ना। अब ये याद कर लीजिए, F ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप याद कर लें, D ब्लॉक के आप आसानी से याद कर लेते हैं, और F ब्लॉक के आप याद नहीं कर पाते हैं, और उसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which of the following ions is the strongest oxidizing agent, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद को रिड्यूस करना चाह रहा होगा, अरे हाँ ना, जो खुद को रिड्यूस करना चाह रहा होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा, जिसकी इच्छा खुद को रिड्यूस करने की ज़्यादा है उसी की इच्छा से ज़्यादा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की हो रही होगी, एनी इशू नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी आप F ऑर्बिटल देख रहे होते हैं, F ब्लॉक देख रहे होते हैं, जो TB3 यहाँ पर 4 पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, तो TB3 पॉजिटिव मोस्ट स्टेबल होती है, एक सेकेंड, जो TB3 पॉजिटिव होती है ये मोस्ट स्टेबल होती है, दैट मीन्स TB4+ की बहुत ज़्यादा इच्छा है, आई रिपीट बहुत ज़्यादा इच्छा है TB3+ में आने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू TB4+।
इसका मतलब ये खुद को रिड्यूस करवाने की चाहत रख रहा होगा। अगर खुद को रिड्यूस कराएगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, दैट मीन्स ही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाने वाला है। ठीक है, एनी इशू, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा होगा। अब अगर हम पहले वाले को देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करवाना चाहता है। ये EU2+ से EU3 पॉजिटिव में आना चाहता है, क्योंकि यही आपकी मोस्ट मतलब ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। ये EU2 पॉजिटिव EU3 पॉजिटिव में आना चाहता है, दैट मीन्स ये खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा, सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। हम इसको लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है ये। ठीक है, एनी इशू। और ये तो ऑलरेडी आपकी स्टेबल स्टेट में ही है, LU3 पॉजिटिव स्टेबल में ही है और सीरियम 3 पॉजिटिव भी आपकी स्टेबल में ही है, तो ये कहीं इधर उधर जाना प्रेफर नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि खुद को ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन करवाना चाहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर रिएक्शन सीक्वेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपको कंपाउंड ए बताना है। कंपाउंड ए की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एक्वा रेजिया के साथ, तो बी बनेगा, एंड बी की फर्दर रिएक्शन कराने वाले हैं KNO2 एंड NH4OH के साथ, और फिर बाद में क्या है एसिटिक एसिड दैट इज ACOH, तो आपको येलो PPT बनती हुई नजर आ रही होगी, है ना। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वा रेजिया ये क्या होता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, HNO3 और HCl 1:3 में अगर आप मिला देते हैं तो इसी को आप एक्वा रेजिया बोल रहे होते हैं। ठीक है, 1:3 याद रखना है। ओके, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 3 लेटर है यहाँ पर, HC और L, दैट मीन्स 3 होना चाहिए रेशियो में, है ना। और यहाँ पर 4 है तो 1 मान लेंगे आप, 1:3 तो आपको याद ही रहेगा। इसको आप याद कर लीजिए 1 2 3, या फिर ऐसे याद कर लीजिए 1:3 होता है, और ये कहाँ होता है आपके स्टमक में होता है ना, पेट में होता है ये HCl, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि आपने पेट से मतलब अपने पास है ना, तो चाहिए निकाल लो। हाँ, 1:3 आपको याद होना चाहिए एट द एंड, कैसे भी याद करिए आप। ठीक है, एक बार लीजिए, तो दैट मीन्स आप पहले ऑप्शन देखते हैं कोबाल्ट सल्फाइड। कोबाल्ट सल्फाइड की रिएक्शन आप कराने वाले हैं एक्वा रेजिया, यानी कि आपके पास HNO3 होगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं आगे COS, इसकी रिएक्शन आप कराने वाले हैं HN, कहाँ गया HN, हाँ HNO3 प्लस HCl के साथ। तो आपको देखिए जब भी आप करा रहे होंगे इसकी रिएक्शन, तो क्या कर रहा होता है, उसके मतलब जिसके साथ रिएक्शन कराते हैं उसके क्लोराइड्स में इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कोबाल्ट का सल्फाइड, दैट मीन्स कोबाल्ट के क्लोराइड में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो CuCl2 हो रहा होगा। ठीक है, CuCl2 हो रहा होगा, और साथ में क्या बनेगा, साथ में आपको सल्फर एंड NO भी मिल रहा होगा, और यहाँ पर सल्फर और लास्ट में आपको H2O भी मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, और फर्दर हम क्या करते हैं, अच्छा CuCl2 इसी की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं किसके साथ, KNO2 के साथ और NH4OH के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है CO2 पॉजिटिव है, CO2 पॉजिटिव क्योंकि क्लोरीन पर निगेटिव, दैट मीन्स CuCl2 लिख लेते हैं यहाँ पर, और KNO2 आपके पास है, KNO2 आपके पास है, और ये क्या है एसिटिक एसिड दैट इज ACOH, यानी कि CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, तो आपको आपका कंपाउंड मिल रहा होगा, दैट इज देखिए पोटेशियम कोबाल नाइट्रेट मिल रहा होता है, तो K3 ऐसे बाहर रखेंगे आप, है ना, CO कोबाल नाइट्रेट, तो NO2 आएगा, ऑब्वियस बात है NO2 है तो NO2 आएगा ही आएगा, NO2 है ना, NO2 क्योंकि और ये 3 है तो इसका देखिए ऐसे रखिए आप, है ना। जब इसको बाहर निकालेंगे आप तो यहाँ पर 3 नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालेंगे तब, और यही होता है आपका येलो PPT, इसी की PPT आपकी होती है येलो कलर की, है ना। और इसके साथ में क्या क्या मिल रहा होगा, इसके साथ में आपको KCl मिलेगा, ऑब्वियसली बात है K और Cl, है ना, NO2 इसके साथ जाएगा तो KCl का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3COOA के CH3COO के हो जाएगा, और लास्ट में हर बार की तरह पानी तो निकलेगा ही, H2O, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही होने वाला है। कोबाल्ट सल्फाइड की रिएक्शन आप करवाएंगे HNO3 अलॉन्ग विद HCl, दैट मींस एक्वा रेजिया के साथ, तो CuCl2 मिल रहा होगा, है ना। रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स मिल रहे होते हैं, जो भी आपका यहाँ पर होगा उसके क्लोराइड्स बन रहे होंगे। ठीक है, इस साथ में ये पता था, अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको सिर्फ इतना पता होगा कोबाल्ट नाइट्रेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होगा, है ना। जनरली चांस कम होते हैं इसके बारे में बात आपसे करी जाए, है ना। और फर्दर आप इसकी रिएक्शन करने वाले KNO2 के साथ, देन CH3COOH, तो आपको आपकी येलो PPT मिल रही होगी, एंड इसको आप क्या बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ कोबाल्ट नाइट्रेट ऐसे होता है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट होता है, मैं नाइट्रेट बार कर रहा हूँ, NO2 है ना, हाँ तो नाइट्राइट हो रहा होगा, और इसको आप फिशर सॉल्ट भी बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, FISHER फिशर सॉल्ट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ऐसे पूछ ली जाए। हाँ, तो ये बात तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, बट ऑप्शन नंबर ये सेकेंड थर्ड फोर्थ क्यों सही नहीं है, तो ZNS और MNS ये वाला और ये वाला जो है आपका सेकेंड, ये और ये दोनों की रिएक्शन जब भी आप कराएंगे एक्वा रेजिया के साथ, तो ये HCl में तो डिजॉल्व हो जाएगा, बट एक्वा रेजिया के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, एक्वा रेजिया के साथ ये डिजॉल्व
नहीं होने वाला। अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराते तो हाँ ये डिजॉल्व हो सकता था, बट एक्वा रेजिया, रेजिया होता है ना, रेजियो रेजियो क्यों बार बार लिख रहे हैं, एक्वा रेजिया होता है यार, एक्वा रेजिया है ना, यहाँ पर भी एक्वा रेजियो लिखा है, रेजिया होगा है ना, तो इसका रिएक्शन नहीं होगी। अगर हाँ डाइल्यूट HCl होता तो डेफिनेटली आप इसकी रिएक्शन कंप्लीट करवा पा रहे होते। और रही बात NiS की, तो हाँ ये डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, बट KNO3 के साथ जो बनाएगा वो PPT नहीं होगा, वो सॉल्युबल प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। NiAs एक बार जैसा डिजॉल्व होगा, बट उसके बाद जो प्रोडक्ट A बनने वाला है उसकी जो ऑपरेशन कराएंगे KNO2 के साथ, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, PPT नहीं बनने वाली। ऑलराइट, एनी इशू? और आई थिंक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसलिए सही दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी प्रकार से रिवीजन वीडियोस देखते रहिए, PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।